वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड टेट एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और अभी क्लासेस होगी आपकी 1 to 5 और 6 to 8 कंबाइंड। सब्जेक्ट क्या रहेगा? CDP लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये क्लासेस बहुत ज़रूरी है। हमारा सब्जेक्ट है CDP यानी बाल विकास। जी हाँ, बाल विकास से जुड़े एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट में जो करा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल आपके वैसे क्वेश्चंस का ला रहा हूँ जो कि आपके कह सकते हैं कि हर एक सिलेबस आपका, चाहे ओल्ड सिलेबस 2016 वाला रहे या न्यू सिलेबस या फिर सीटेट का रहे, ये कंबाइंड हर जगह काम आएगा। मैंने कॉमन जो टॉपिक्स हैं वहाँ से सेट को मैं उठा रहा हूँ ताकि आपका कोई भी सिलेबस आ जाए ना जेटेट के लिए, आपको ये सिलेबस में शामिल रहेगा, 100% रहेगा। वैसे टॉपिक्स को ही मैं लेकर आ रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का। हमारे साथ आप भी सॉल्व करें और एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं और मेरे बताने से पहले आप आंसर करने का प्रयास करें। तो पहला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के प्रतिपादक कौन है? सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के प्रतिपादक कौन है? पियाजे, वाइगोत्स्की, बेंजामिन ली बोर्फ या फिर BF स्किनर। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के प्रवर्तक हैं वाइगोत्स्की। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये सब चीज़ को रट लें, है ना, सीधे एग्जाम में छपे गए ये सारे प्रश्न, सीधे एग्जाम में छपेगा। नेक्स्ट, बच्चे के सीखने व शिक्षण से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है? बच्चे के सीखने व शिक्षण से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? जो हम लोग अभी सिलेबस में पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे के सीखने और शिक्षण से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? पेडागोजी। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, क्या कहते हैं इसको? पेडागोजी। ए नंबर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है? सर्व शिक्षा अभियान जो कि चलाया जा रहा है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखता है? 6 से 14 वर्ष, 6 से 16 वर्ष, 4 से 14 वर्ष और 4 से 16 वर्ष। तो वो आपका एज ग्रुप है 6 से 14 वर्ष। ए नंबर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण अधिगम से संबंधित है? यानी ऐसा अधिगम कौन सा है जो प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षण अधिगम से संबंधित है? प्राइमरी स्कूल्स के शिक्षण अधिगम से संबंधित कौन सा है? विद्यालय तत्परता, विद्यालय को तत्परता दिखानी होगी। खेल आधारित शिक्षा का जो पढ़ाने का तरीका हो वो खेल आधारित हो। तीसरा, कला समेकित शिक्षा, वहाँ पर कला जैसे ड्राइंग, पेंटिंग का भी वहाँ पर कर सकते हैं, इसका भी जो शिक्षण व्यवस्था उसमें इंक्लूड किया जाए या उपयुक्त सभी। तो प्राइमरी टीचर कर सकते शिक्षा की बात है, प्राथमिक शिक्षा की बात है, प्राथमिक विद्यालय की बात है, तो यहाँ पर जी हाँ खेल आधारित तो सबसे पहले रहेगा ही। इसके बाद कला समेकित भी रहेगा, यानी 2 ऑप्शन आपका है, यानी क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से सभी। और ये सभी वही विद्यालय करेंगे जो तत्पर रहेंगे। खेल आधारित शिक्षा में कौन टीचर आगे जाएंगे? जिस विद्यालय में एक्टिविटी ज़्यादा होती है। कला वगैरह कौन चला पाएंगे अपने क्लासेस में? जो आर्ट वगैरह सिखाया जाएगा बच्चों को, वो वैसे विद्यालय ही सिखा पाएंगे जिनकी तत्परता ज़्यादा है, एक्टिविटी ज़्यादा है। तो यानी ए भी आपका आंसर है, तो सभी हो जाएगा। डी नंबर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप सभी के लिए, जो ज्ञान केवल हमारे तर्क पर आधारित होता है, जो ज्ञान केवल और केवल हमारे तर्क पर आधारित होता है उसे क्या कहते हैं? प्रागनुभव, आज्ञानात्मक, अंतःप्रज्ञा या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे तर्क पर आधारित हो, जिसका कहीं पर कोई थ्योरी सिद्धांत नहीं दिया रहता है, जो सिर्फ हमारे तर्क के बेसिस पर आता है, उसको कहते हैं अनुभव वाला ज्ञान, है ना। तो हमारे प्राग यानी हमारे जो अनुभव है पूर्व के, वही ज्ञान होता है प्रागनुभव ज्ञान। जो प्रागनुभव ज्ञान होता है ये तर्क पर आधारित होता है, प्रागनुभव ज्ञान। नेक्स्ट, डी स्कूलिंग सोसाइटी किसकी रचना है? डी स्कूलिंग सोसाइटी यह किसकी रचना है? किसने लिखी है? महात्मा गांधी, इवान इलिच, माइकल एप्पल या फिर मॉन्टेसरी। तो डी स्कूलिंग सोसाइटी जो है इवान इलिच की रचना है। किसकी रचना है? इवान इलिच की। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बहुबुद्धि
बहुबुद्धि क्या हो गया कि मनुष्य जब किसी चीज़ के लिए सोचता है वह एक तरीके से नहीं सोचता है, वह एक से ज़्यादा तरीके से सोचता है किसी काम को करने के लिए। इसी सिद्धांत को होता है बहुबुद्धि सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया? गार्डनर, गिलफर्ड, मैस्लो या फिर पियाजेल। तो ये सिद्धांत दिया था आपका गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन हो गए? गार्डनर। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप सभी के लिए, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से होती है में कठिनाई, यानी जो बच्चे डिस्ग्राफिया से संबंधित हैं उनको क्या परेशानी होती है, उनके पास सामने मुख्य कठिनाई क्या होती है? बोलने में, पढ़ने में, लिखने में या फिर सुनने में। तो डिस्ग्राफिया वाले बच्चे को लिखने में समस्या होती है। क्या होती है? लिखने में समस्या। नेक्स्ट जेंडर। जेंडर क्या है? जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है या एक सामाजिक संरचना है। तो कि जेंडर कभी भी आर्थिक अवधारणा नहीं हो सकती है। जैविक निर्धारक, जी हाँ ये आपका सही है, जैविक निर्धारक। जेंडर क्या आ जाएगा? एक जैविक नहीं, क्योंकि ये जैविक रूप से है ना, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट के चलते जेंडर को आप परिभाषित करेंगे। एक सामाजिक संरचना तो वो वैसी चीज़ें जो समाज के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन जेंडर का जो निर्धारण होता है वो समाज निर्धारित नहीं करता, बल्कि उसका पूर्व निर्धारित होता है। जेंडर का निर्धारण समाज करता नहीं है, वो पूर्व में निर्धारित होता है। इसलिए जेंडर क्या हो जाएगा? एक जैविक निर्धारक। आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, जैविक निर्धारक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? यानी व्यक्ति का जो समाजीकरण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक यानी इनिशियल स्टेज पे उसका समाजीकरण का माध्यम है? व्यक्ति जो है अपने आरंभिक काल में समाजीकरण को अपनाता है, समाजीकरण को सीखता है, लर्न करता है। तो इसका माध्यम क्या है? आरंभिक काल में मीडिया है, परिवार है, विद्यालय है या फिर सरकार है। देखिए सबसे स्टार्टिंग की यहाँ पर बात हो रही है ना, प्राथमिक समाजीकरण की बात हो रही है। यहाँ पर बेशक हमारा परिवार रहेगा, है ना। परिवार से ही व्यक्ति इन चीज़ों को सीखता है, सोसाइटी के बारे में जानता है। यानी प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम क्या हो गया? आपका परिवार। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए आज हम लोगों ने आपका झारखंड टेट के लिए सीडीपी की क्लास को देखा और एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया। और ये जो प्रैक्टिस सेट था मैंने कॉमन जो सिलेबस है आपका, चाहे वो सीटेट हो, जेटेट हो या फिर 2016 का जेटेट का सिलेबस हो, इनसे या फिर न्यू सिलेबस हो, इन तीनों का जो कंबाइंड कॉमन टॉपिक बनता है वहाँ से मैंने इस कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट को तैयार किया, ताकि आपका एग्जाम्स में कोई भी सिलेबस रखे ना, जैसे कोई भी सिलेबस रखे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सारे आपके सिलेबस में रहेंगे और शामिल रहेंगे और यहाँ से प्रश्न सीधे आपको मिलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। और अगर PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।